हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है और देखिए उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग उत्तरकाशी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा चमोली जनपद चल रहा था। चमोली जनपद का पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब देखिए इस वाली वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं चमोली जनपद के मंदिर, यानी कि चमोली जनपद में जो जो मंदिर हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आता है रुद्र महालय मंदिर। देखिए, रुद्र महालय मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने 4वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। गोपेश्वर मंदिर के भी नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग अगले पन्ने में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, जो रुद्र महालय मंदिर है वो विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने 4वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। और देखिए, इस मंदिर की शैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य हिमाद्री शैली हमको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, यह प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन मंदिरों की, वर्तमान की नहीं। वर्तमान में तो हो सकता है उससे बड़े बड़े मंदिर बने हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राचीन मंदिरों की, कि प्राचीन उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्र महालय मंदिर, जिसे कि वर्तमान में गोपेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं के नाम हैं। देखिए कौन कौन से हैं, अंशुनाग, विभुनाग, गणपति नाग और स्कंदनाग। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजा अंशुनाग, विभुनाग, गणपति नाग और स्कंदनाग के नाम है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्र महालय मंदिर। उसके बाद देखिए, अनसुईया मंदिर। कुछ मंदिर और हैं चमोली के, इनको भी हम लोग नोट करेंगे। कौन कौन से, अनसुईया देवी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। राज राजेश्वरी देवी मंदिर। देखिए, राज राजेश्वरी मंदिर को नंदा देवी मंदिर भी कहा जाता है। और देखिए, ये कुरुड़ चमोली में है। ये क्वेश्चन दोस्तों आ भी चुका है एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अनसुईया मंदिर हो गया, राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, कुरुड़ चमोली में। टिम्मरसैर मंदिर कहाँ है, माता मूर्ति मंदिर कहाँ है, घंटाकर्ण देवता मंदिर कहाँ है, वासुदेव मंदिर, घंटाकर्ण मंदिर, अंजनी माता मंदिर। अंजनी माता मंदिर कहाँ है, माणा गांव में। और देखिए, अंजनी माता मंदिर और घंटाकर्ण मंदिर दोनों कहाँ है, माणा गांव में। एक आता है वासुदेव मंदिर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो देखिए, जो भी ये मंदिर है चमोली जनपद के सारे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी आपको मिस नहीं करना है। राज राजेश्वरी देवी मंदिर तो एग्जाम में आ भी चुका है, कुरुड़ चमोली करके एग्जाम में आया था। तो ये चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, वंशी नारायण मंदिर कहाँ है। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। वंशी नारायण मंदिर जो है वो उर्गम घाटी चमोली में है। चमोली में देखिए, यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि उर्गम घाटी कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उर्गम घाटी कहाँ है, चमोली में। तो जो वंशी नारायण मंदिर है वो कहाँ है, उर्गम घाटी चमोली में। अब देखिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह 6वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसके कपाट वर्ष में केवल एक दिन, रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। तो ये रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, वर्ष में एक दिन के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा राज्य का कौन सा मंदिर है जिसके कपाट सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं, वो भी रक्षाबंधन के दिन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वंशी नारायण मंदिर। हालांकि एक मंदिर और है, लाटू देवता का मंदिर, इसे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, जो वंशी नारायण मंदिर रहेगा ये कहाँ रहेगा, उर्गम घाटी चमोली में। और यह 6वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसके कपाट वर्ष में केवल एक दिन, रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। उसके बाद देखिए, नरसिंह देव मंदिर है, ये भी कहाँ है, चमोली में। उसके बाद देखिए, गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर शिव मंदिर, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, रुद्र महालय मंदिर। देखिए, इसके बारे में एक दो प्रश्न और नोट कर लीजिए। केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला मंदिर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोपीनाथ मंदिर। केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला मंदिर है कौन सा, गोपीनाथ। सबसे ऊंचा जो शिखर रहेगा वो केदारनाथ। केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला जो मंदिर रहेगा वो गोपीनाथ या गोपेश्वर शिव मंदिर रहेगा। चलिए ठीक है। और देखिए, जो ये गोपेश्वर का शिव मंदिर है ना, या गोपीनाथ मंदिर है, इसको गोपीनाथ भी कहा गया। देखिए, गोपीनाथ मंदिर है, इसे राज्य का सबसे पुराना मंदिर भी कहीं कहीं कहा गया है। देखिए, मैं इसको स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सबसे पुराना मंदिर है ही, कुछ किताबों में ऐसी बात कही गई है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो आप लोग गोपीनाथ मंदिर की तरफ जा सकते हैं। फिर देखिए, जो गोपी, एक मिनट, फिर से कुछ समस्या आ गई, इसको ज़रा सही कर लेते हैं। ये थोड़ा रोटेट हो गई है स्क्रीन, इसको हम लोग सही करते हैं। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ अंदर जाने हेतु 24 पौराणिक दरवाजे हैं। यहाँ शिव का त्रिशूल व परशुराम का फरसा है। कहाँ पर, गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर मंदिर, रुद्र महालय मंदिर, एक ही नाम है। तो यहाँ क्या है, 24 पौराणिक दरवाजे हैं।
तो यहाँ अंदर जाने के लिए 24 पौराणिक दरवाजे हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंदिर के अंदर जाने के लिए 24 पौराणिक दरवाजे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर मंदिर, जिसमें कि 24 पौराणिक दरवाजे अंदर जाने के लिए हैं। यहाँ शिव का त्रिशूल भी है और परशुराम का फरसा भी रखा हुआ है। उसके बाद देखिए कुलसारी का सूर्य मंदिर। उत्तराखंड में सूर्य मंदिर काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अल्मोड़ा में भी है और चमोली में भी है, उत्तरकाशी में भी है। हर जगह सूर्य मंदिर हमको देखने को मिलते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कुलसारी का सूर्य मंदिर रहेगा ये कहाँ रहेगा? चमोली जनपद में। उसके बाद देखिए लाटू देवता का मंदिर, ये कहाँ है? माड़ा गांव चमोली में है। देखिए वर्ष में केवल एक दिन के लिए इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो लाटू देवता मंदिर और इसके साथ साथ वंशी नारायण जो मंदिर रहेंगे, इनके कपाट वर्ष में एक दिन के लिए खुल रहे हैं। तो यहाँ से दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है वंशी नारायण मंदिर आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए लवकुश मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर, पनेश्वर देवालय मंदिर कहाँ है? सब चमोली में है। फिर देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ की थी? जोशीमठ चमोली में। जोशीमठ की भी हम लोग बात करेंगे अगली वाली वीडियो में, और जो शंकराचार्य जी ने वहाँ पर पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की थी उसकी भी हम लोग बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। उसके बाद देखिए बद्री विशाल मंदिर, भूमियाल घंटाकर्ण मंदिर, ये सब कहाँ है? चमोली जनपद में। तो सारे मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए बद्री विशाल मंदिर की शैली शंकुधारी शैली है। पिछली वाली वीडियो में हम इसको कर चुके हैं। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन कहाँ होते हैं? तो यहीं योग ध्यान बद्री में शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं। फिर देखिए शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ये हम लोग सब पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए दोबारा आगे, क्योंकि हम लोग यहाँ मंदिर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है। चलिए आपका रिवीजन भी हो गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं हेमकुंड साहिब, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ से काफ़ी प्रश्न भी एग्जाम में बन चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ हेमकुंड साहिब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 4529 यानी कि 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको स्वर्ण झील भी कहा जाता है। किसको? हेमकुंड को स्वर्ण झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नोट कर लेंगे, स्वर्ण झील महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसका पुराना नाम क्या है? जो हेमकुंड साहिब है इसका पुराना नाम क्या है? दंड पुष्करणी। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम आ भी चुका है। हेमकुंड साहिब का पुराना नाम क्या रहेगा? दंड पुष्करणी। देखिए हिंदुओं प्लस सिख, नोट कर लेंगे इसको। जो हेमकुंड साहिब हो जाएगा वो हिंदुओं और सिख दोनों के लिए धार्मिक केंद्र है। दोनों ही यहाँ पर जाते हैं और उनकी दोनों की आस्था का केंद्र है हेमकुंड साहिब। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हिंदू प्लस सिख। मुख्यतः अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्यतः सिखों के लिए रहेगा। देखिए चलिए ठीक है। तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। स्वर्ण झील के नाम से भी हेमकुंड को जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ हेमकुंड साहिब के पुराने नाम की, तो दंड पुष्करणी इसका पुराना नाम है। 7 पर्वतों से यह झील घिरी हुई है। कौन सी? हेमकुंड साहिब। खोजने का श्रेय हेमकुंड साहिब है, इसको खोजने का श्रेय किसे जाता है? 1930 में हवलदार सोहन सिंह को। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये डेट है। हेमकुंड साहिब की जो खोज हो रही है 1930 में हो रही है। हवलदार सोहन सिंह ने इसको खोजा था। देखिए इस झील से हिमगंगा नामक एक छोटी नदी निकलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिमगंगा नामक एक छोटी झील कहाँ से निकल रही है? हेमकुंड साहिब से। पवित्र ग्रंथ साहिब के अनुसार, जो पवित्र ग्रंथ साहिब है उसके अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इस झील के निकट चिंतन किया, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है वर्तमान में हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर किसी किसी किताब में तो ये लिखा हुआ है, ऐसा पूर्व जन्म की बात नहीं लिखी गई है। किसी किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो हेमकुंड जो झील है उसके किनारे गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। किसी किसी किताब में पूर्व जन्म भी लिखा हुआ है। हालांकि पूर्व जन्म करके आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ लेगा कि सिखों के किस गुरु से या फिर सिखों के किस गुरु ने जो हेमकुंड जो झील है उसके किनारे चिंतन किया था या तप किया था, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर से ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए इस स्थल को लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक नाम आया लोकपाल तीर्थ, एक नाम आया दंड पुष्करणी तीर्थ। तो ये दोनों नाम किसको जाएंगे? हेमकुंड साहिब के। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा लोकपाल तीर्थ और दंड पुष्करणी तीर्थ। फिर देखिए झील के किनारे लक्ष्मण गंगा मंदिर या लोकपाल मंदिर भी है। किस झील के किनारे? हेमकुंड साहिब झील के किनारे एक क्या है? लोकपाल मंदिर या लक्ष्मण गंगा मंदिर भी स्थित है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए
हेमकुंड के लिए पैदल चढ़ाई कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हेमकुंड के लिए, हेमकुंड साहिब के लिए जो पैदल चढ़ाई है वो गोविंद घाट से शुरू होती है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, गोविंद घाट। उसके बाद देखिए, हेमकुंड में गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई? तो 1935-36 में हेमकुंड में गुरुद्वारे की स्थापना की गई। जो हम लोग वर्तमान में जो वहाँ गुरुद्वारा देखते हैं तो उसकी स्थापना 1935-36 में की गई थी। और देखिए खोज कब होती है? 1930 में इसकी खोज की जाती है। चलिए ठीक, ये तो रहे थे उत्तराखंड के मंदिर, ओ चमोली जनपद के मंदिर। अब देखिए हम लोग ऐसी गुफाएं की बात करते हैं। जो चमोली जनपद में जो गुफाएं हैं, कुछ गुफाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए टिम्बर साइड गुफा कहाँ है? चमोली में। रिखू उड्यार कहाँ है? चमोली में। उड्यार देखिए, उड्यार भी गुफाओं को ही बोला जाता है, पहाड़ी भाषा में उड्यार बोलते हैं, वैसे गुफाओं को ही उड्यार बोला जाता है। भृंगु गुफा, गंगतोली गुफा, स्वीली उड्यार, एक सब कहाँ है? चमोली जनपद में। स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा, राम गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ चमोली में। मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, माड़ा गांव चमोली में। तो ये सारी गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कई बार आ भी चुकी हैं। उसके बाद देखिए एक आता है ग्वारखा गुफा। देखिए कहीं कहीं खाली ग्वारखा लिखा मिलेगा, किसी किसी किताब में ग्वारखा गुफा लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ग्वारखा गुफा अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित है। यहाँ से मानव भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर से एक बात ध्यान देने वाली है, जब मैं आपको प्रागैतिहासिक काल प्लस आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा रहा था तो वहाँ से मैं ये सब कुछ करवा चुका हूँ। दोबारा ये चीज़ें डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल से। मैंने आपको वहाँ लाखों उड्यार है या ग्वारखा उड्यार है, तो इनको मैंने आपको 2-3 पन्ने में इनको बहुत ही डिटेल से इनके बारे में जानकारी दी थी। हर जो हमारी वहाँ गुफा मिलती है उत्तराखंड में, लाखों हो, ग्वारखा हो, किमनी गाँव हो, मलारी हो, इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दोबारा डिस्कशन इन चीज़ के बारे में नहीं करूँगा। हाँ इतना बता दूंगा कि ये चीज़ें यहाँ स्थित हैं। अब जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसको दोबारा हम क्यों पढ़ें? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाइए उत्तराखंड का इतिहास करके प्ले लिस्ट में, एक वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर एक आपके सामने 2 वीडियोस ऐसी आएंगी जिनमें लिखा होगा उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। उन्हीं में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी उत्तराखंड में जो हमारी प्रागैतिहासिक जो यहाँ पर क्षेत्र मिले हैं, स्थल मिले हैं या आद्य ऐतिहासिक स्थल हैं, उनसे संबंधित जो जानकारी है वो सारी मैंने वहाँ पर दे रखी है। तो देखिए ग्वारखा गुफा से क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो यहाँ से महत्वपूर्ण ये है, अलकनंदा नदी के किनारे है और डुंगरी गांव के पास है। मानव भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के यहाँ पर से रंगीन चित्र मिले हैं। उसके बाद देखिए ये हम लोग विस्तार से पढ़ ही चुके हैं, ग्वारखा उड्यार हो। फिर देखिए किमनी गांव आता है। किमनी गांव देखिए हथियार व पशुओं के शैल चित्र हल्के सफेद रंग से चित्रित हैं। देखिए यहाँ पर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, जो किमनी गांव में जो हथियार पशुओं के शैल चित्र मिले हैं उनमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हल्के सफेद रंग। यहाँ पर सफेद रंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है विस्तार से हम इनको पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं? प्रागैतिहासिक, अरे एक मिनट फिर से ये खराब हो गया। हाँ चलिए, हाँ विस्तार से हम लोग इनको पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल वाली वीडियोस में। किमनी गांव बता दिया मैंने आपको। फिर देखिए मलारी गांव, बहुत महत्वपूर्ण है मलारी गांव। मलारी गांव तो मैंने आपको उतना डिटेल से समझाया है, 2 या 3 पेज में आया था उसमें, जब मैं आपको बता रहा था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जब पढ़ा रहा था तो 2 या 3 वीडियो में हमारा मलारी जो हमारा गाँव है वो आया था, क्योंकि मलारी गाँव से बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं, तो वो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। उसको आप लोग अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए। तो मलारी गांव देखिए, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यही है, 5.2 केजी का सोने का एक मुखौटा मिला है, कई बार एग्जाम बन भी चुका है। 2002 में इसका उत्खनन किया गया था यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। तो यहाँ पर से 5.2 किलोग्राम सोने का एक मुखौटा प्राप्त हुआ है। तो जो मलारी गांव है इसको आप लोग जरूर देख लेना उन वाली वीडियो में जाके। चलिए ठीक है, और आपको सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए गुफाएं भी हो गई हमारी, मंदिर भी हो गए। अब हम लोग बात करते हैं चमोली जनपद की झीलें या तालों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी झीलें हमारे चमोली जनपद में आती हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए ब्राह्मा ताल, देखिए जब मैं आपको उत्तरकाशी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक ताल लिखा था ब्राह्मी ताल। ब्राह्मी ताल कहाँ पर था? उत्तरकाशी में। तो यहाँ पर से कंफ्यूज नहीं होना है, जो ब्राह्मी ताल है उत्तरकाशी में है और जो ब्रह्मा ताल है वो कहाँ है? चमोली में। तो ब्रह्मा ताल, झल ताल, विष्णु ताल, काक भुसुंडी ताल, ये हाथी पर्वत पर है। हाथी पर्वत कहाँ है? चमोली में। हाथी पर्वत चमोली में ही कहाँ पर है? जहाँ हाथी पर्वत चमोली में है और उसी हाथी पर्वत पर काग भुसुंडी ताल भी है। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे काग भुसुंडी ताल है वो किस पर्वत पर है? हाथी पर्वत पर। फिर देखिए गुडियार ताल, आदि मात्र का ताल, नरसिंह ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, जल ताल, अरवा ताल, दूधा ताल, गौड़ा ताल और सिद्ध ताल, ये सब कहाँ है? चमोली जनपद में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ताल हैं।
तो वर्तमान में ऐसे ही ताल आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पर जितने भी ताल थे सारी किताबों की छानबीन करके जो जो मुझे मिले वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए। एक आता है बेनीताल, ये काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया गया है। बेनीताल क्यों पूछ लिया गया है? ये चमोली जनपद में है, नंदा देवी मंदिर के निकट है। ये क्वेश्चन कैसे बनता है? बार बार ऐसे बनता है कि चमोली जनपद में नंदा देवी मंदिर के निकट इनमें से कौन सा ताल है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेनीताल। अभी देखिए प्रवर्तन सिपाही का पेपर हुआ था, शायद यहाँ भी ये क्वेश्चन बना हुआ है बेनीताल वाला, तो काफ़ी बार ये प्रश्न बन चुका है। लिंगाताल देखिए फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। फूलों की घाटी भी हम लोग आगे वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे, जो जो यहाँ से फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में, उसी के मध्य में लिंगाताल है। लिंगाताल के मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू भी है, मतलब सुंदर प्लेटें हैं उससे सुसज्जित एक टापू है। अब देखिए एक आता है आछरी ताल। आछरी ताल भी देखिए कहाँ है? फूलों की घाटी में ही है। मात्र का ताल कहाँ है? फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर शिलाखंडों के पार यह झील स्थित है। कहाँ? थोड़ा सा ये दूर है फूलों की घाटी से, जो लिंगा ताल है उसके उत्तरी शिलाखंडों के पार यह झील स्थित है। तो मात्र का ताल, आछरी ताल और लिंगा ताल ये सब कहाँ है? चमोली जनपद में। फिर देखिए इसे देवियों का तथा मात्र शक्ति ताल भी कहा जाता है। किसको? मात्र का ताल को। बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, किस ताल को देवियों का या मात्र शक्ति ताल कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मात्र का ताल। अगला आता है झल ताल। देखिए झल ताल मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको शुभ ताल भी कहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो शुभ ताल हो या फिर झल ताल हो, दोनों कहाँ हो जाएंगे? चमोली जनपद में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है सतोपंथ ताल। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इस ताल के 3 कोण हैं। देखिए उत्तराखंड में जैसे डोडी ताल है, डोडी ताल के 6 कोड हैं। नौकुची ताल है, नौकुची ताल के कितने? 9 कोड हैं। तो ये कोडों से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी प्रकार से सतुपंथ जो ताल है, इस ताल के भी 3 कोड बताए गए हैं। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन तीनों कोड़ों पर तपस्या की थी। जो 3 कोड हैं, इन 3 कोड़ों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किस ताल से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सतोपंथ ताल से। अगर मैं बात करता हूँ इसके आकार की, तो त्रिभुजाकार इसका आकार है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतोपंथ ताल का आकार कैसा रहेगा? त्रिभुजाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिए इस झील के पास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल भी हैं। कहाँ पर? सतोपंथ ताल के पास ही सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल भी हैं। तो ये भी 2 क्वेश्चन हो गए। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक ताल, 2 ताल या 2 कुंड किस ताल के पास हैं? सतोपंथ ताल के पास। देखिए सतोपंथ ताल को क्षीर सागर, कहीं कहीं पर क्षीर सागर भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको क्षीर सागर में मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ताल को, उत्तराखंड के किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल के उत्तरी भाग में भगीरथ खड़क हिमानी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगीरथ खड़क हिमानी या ग्लेशियर कहाँ पर है? चमोली में है। और देखिए सतोपंथ ताल के उत्तरी भाग में, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सतोपंथ ताल के उत्तरी भाग में इनमें से कौन सी हिमानी हमको मिलती है? तो भगीरथ खड़क हिमानी। उसके बाद देखिए इस ताल को सत्यपद भी कहते हैं। किसको? सतोपंथ ताल को सत्यपद भी कहा जाता है। अगला इस ताल के बारे में क्या है? इस ताल से अलकनंदा नदी का संगम, अलकनंदा नदी, इस ताल से अलकनंदा नदी संगम नहीं, गलत लिख दिया गया है। इस ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, इसको उद्गम करेंगे। सतोपंथ ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। चलिए ठीक है, ये तो हो गई सतोपंथ ताल। अगली आती है विरही ताल, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गौना झील भी कहते हैं, इसको गोहना ताल भी कहते हैं, एक ही झील के नाम है। तो विरही झील, विरही ताल, गौना झील, गोहना ताल एक ही है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। विरही गंगा में 1895 में, ये 1895 है, 1895 में 2 पहाड़ों के टूटने से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया, जिसे गौना ताल कहते हैं। देखिए कहीं कहीं पर ये डेट 1894 लिखी हुई है, 1894 भी कहीं कहीं पर ये डेट लिखी हुई है, लेकिन परीक्षावाणी में 1895 दे रखी है और राजेंद्र बलौदी में 1895 दे रखी है। तो राजेंद्र बलौदी और परीक्षावाणी में इसकी डेट 1895 मिलती है। तो जहाँ तक है 1895 ही आपको सही करके आना है। अगर ऑप्शन में 1895 नहीं है तभी आपको 1894 की तरफ जाना है। तो चलिए ठीक है, तो होता क्या है देखिए 1895 में क्या हुआ, विरही गंगा में 1895 में 2 पहाड़ों के टूटने से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया, जिसे गौना ताल कहते थे।
चलिए ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, 20 जून 1970 को झील के स्वयं टूटने से यह ताल भी समाप्त हो गया। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो दो या तीन चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि बिरही तिल गौना झील कहाँ है, चमोली में है, ये कब बना 1895 में, और इसका अस्तित्व कब खत्म हो गया 1970 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। अधिकांश जो प्रश्न बना हुआ है 1970 वाला बना हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ डाउटफुल क्वेश्चन थे तो मैंने आपके क्लियर करवा रखे हैं। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के ताल हैं, इनके नाम अलग अलग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले नाम है। तो इसकी आपको इसके बाद ये आप लोग देख लेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। देखिए सुख ताल, सूखा ताल और सूखा ताल, दो सूखा ताल है, एक सुख ताल है। तो यहाँ पर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सुख ताल कहाँ है, चमोली में, एक सूखा ताल है नैनीताल में, और एक सूखा ताल है चंपावत में। तो एग्जाम में देखिए अब ऑप्शन में अगर देगा, अगर बाई चांस ऑप्शन में आपके या तो नैनीताल देगा या चंपावत देगा, या नैनीताल और चंपावत दोनों देगा, और तीसरा ऑप्शन ऐसा होगा कि इनमें से दोनों में स्थित है, तो ऐसे करके ऑप्शन बनेगा। अगर ऑप्शन में नैनीताल नहीं है तो ऑप्शन में आपका चंपावत आएगा, चंपावत नहीं है तो नैनीताल आएगा। तो ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है सूखा ताल से संबंधित। अब सुखताल तो देखिए चमोली में ही है, एक ही सुखताल है, ये चमोली में है, तो यहाँ से आपका जो डाउट रहेगा वो रहेगा नहीं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सुखताल चमोली में है और सूखा ताल नैनीताल और एक चंपावत में है। उसके बाद देखिए हम लोग रूपकुंड की बात करते हैं। रूपकुंड कई बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम में। रूपकुंड कहाँ है, पहला प्रश्न यही बनता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली में। तो देखिए समुद्र तल से 4780 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए मैंने जो भी ये डाटा ले रखे हैं ना मीटर की ऊंचाई वाले, सारे के सारे परीक्षा वाणी वाले ले रखे हैं, क्योंकि देखिए जो ऊंचाई है ना हर किताब में अलग अलग दे रखी है, किसी किताब में अलग है, किसी किताब में अलग है। तो मैं एक किताब को आधार मान के चलता हूँ। देखिए मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ, कभी भी कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो डाटा आता है ना, जो डेटा, वो मैं हमेशा परीक्षा वाणी का ही लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी परीक्षा वाणी का डाटा ही अधिकांश सही माना जाता है। इसलिए मैं परीक्षा वाणी का डाटा, जो ऊंचाई के मामले हो कुछ हो, तो वो परीक्षा वाणी का ही डाटा लेता हूँ। हाँ अगर कभी क्या हुआ कि परीक्षा वाणी में किसी चीज़ का डाटा नहीं दे रखा है तो मैं अदर किताब की तरफ बढ़ जाता हूँ। अदर किताब में मैं सबसे पहले ऊपर रखता हूँ राजेंद्र बलौदी को। चलिए ठीक है। फिर देखिए यह झील कटोरे के आकार की है। तो अगर आकार आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, कटोरे के आकार की यह झील है। और इसको दो नाम इसके और हैं, रहस्यमयी ताल और कंकाली ताल। किसके नाम हो जाएंगे, रूपकुंड के नाम हो जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काहे बनते हैं, उत्तराखंड की किस ताल को रहस्यमयी ताल या फिर कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रूपकुंड। रहस्यमयी ताल के नाम से क्यों जाना जाता है, कंकाली ताल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस झील के आसपास बहुत सारे कंकाल मिले हैं, इस कारण से इसको कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। तो कंकाल मिले हैं, बहुत सारे झील से संबंधित रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। फिर देखिए इस झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूपकुंड से कौन सी जलधारा निकलती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रूपगंगा। रूपकुंड है तो रूपगंगा, वहां से एक जलधारा निकल रही है। और देखिए रूपकुंड के पास 2.5 किलोमीटर की परिधि में नर कंकाल फैले हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कंकाली ताल इसे कहा जाता है, कंकाली ताल इसे इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि रूपकुंड के पास 2.5 किलोमीटर की परिधि में नर कंकाल फैले हुए हैं, इसलिए इसको कंकाली ताल कहा जाता है। काफी सारे रहस्य हैं इस ताल के, इसलिए इसको रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। इन नर कंकालों की खोज सर्वप्रथम 1942-43 में वन विभाग द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूपकुंड की खोज सर्वप्रथम कब की गई, 1942-43 में वन विभाग के द्वारा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, 1956-58 के दौरान स्वामी पर्णवानंद, कहीं कहीं पर आपको पर्णवानंद है, पड़गवानंद भी ऐसे करके लिखा लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे आप लोग। तो 1956 से 1958 के दौरान स्वामी पर्णवानंद ने इस रहस्य पर काफी शोध किया और दुनिया की नजरों में लाने का श्रेय, अगर मैं बात करता हूँ कि रूपकुंड को दुनिया के सामने कौन लाया या रूपकुंड की को दुनिया की नज़रों में किसने रखा, तो वो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पर्णवानंद ने। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में कौन लाए, स्वामी पर्णवानंद लाए थे। 1956 से 1958 के बीच में इन्होंने यहाँ पर शोध किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रूपकुंड में सर्वप्रथम नर कंकालों की खोज कब की गई, तो 1942-43 में। और सबसे पहले दुनिया की नज़र में कौन लाते हैं, स्वामी पर्णवानंद। चलिए ठीक है। फिर देखिए
डीएनए टेस्ट के अनुसार अब देखिए जो यहाँ हड्डियां मिली हुई हैं इनकी हम लोग बात करते हैं। जो डीएनए टेस्ट के अनुसार ये हड्डियां कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों की हैं। जो रूपकुंड से जो कंकाल मिले हैं उनमें जब शोध किया गया तो वहां से डीएनए टेस्ट किया गया तो उसके अनुसार ये पता लगता है कि ये हड्डियां कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों की हैं। लेकिन कुछ लोग इन कंकालों को राजा यश धवल की सेना के मानते हैं। राजा यश धवल और राजा यश धवल की पत्नी रानी बल्पा के, जो या राजा यश धवल प्लस रानी बल्पा प्लस उनकी सेना के। तो जो यहाँ पर कंकाल फैले हुए हैं यहाँ पर से दो मत हमको प्रचलित में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से देखिए दोनों मत तो एग्जाम में देगा नहीं, या तो यहाँ पर देगा कि कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों के हैं, या फिर देगा कि रानी यशधवल व रानी बल्पा वो उनके सैनिकों के हैं। तो राजा यशधवल, रानी बल्पा वो उनके सैनिकों के ये कंकाल हैं। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मुझे लगता है कि डीएनए टेस्ट से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जो रूपकुंड के जो कंकाल हैं चित्पावन ब्राह्मण आपको याद रखना है, कहाँ के जाएंगे, कोंकण क्षेत्र के। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है होमकुंड। होमकुंड कहाँ है, चमोली में। काफी बार एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है। और देखिए नंदा राज्य यात्रा का अंतिम पड़ाव है। देखिए अगली वाली वीडियो में ना हम लोग रामायण पढ़ेंगे, रामायण का जो पूरा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ में जो नंदा राज्य यात्रा है, नंदा राज्य यात्रा काफी लंबा टॉपिक रहेगा, नंदा राजा यात्रा और रामायण वाला। साथ में नंदा राजा जो छोटी यात्रा होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जब जो चीजें हैं आपकी रामायण और नंदा राजा जो आएगा वो अगली वीडियो में आएगा। थोड़ा लंबे हमारे टॉपिक रहेंगे क्योंकि जो नंदा राज्य यात्रा है, रामायण है, यहाँ से काफी प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ये हम लोग अच्छे से कवर करेंगे अगली वाली वीडियो में। होमकुंड देखिए चमोली में है और जो नंदा राजा यात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्योंकि जब नंदा राजा यात्रा की जो शुरुआत होती है नौटी गांव से होती है चमोली के, और जो ये इस यात्रा का जो अंत होता है वो होता है होमकुंड में ही। होमकुंड में ही पूजा होती है और पूजा पाठ के बाद जो वहाँ के लोग हैं वापस आ जाते हैं नौटी गाँव में ही। तो ये हम लोग अगली वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको ये सब कवर करवा दूंगा। चलिए ठीक है, नागताल कहाँ है, नागताल कहाँ है, चमोली में। चलिए ठीक। फिर देखिए चमोली जनपद के मेले हम लोग पढ़ लेते हैं। मेले काफी बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में एक ना एक मेला आपका एग्जाम में आ ही जाता है। देखिए पांचाली का मेला, सिरगुर का मेला, अनसुईया मेला, हरियाली पूड़ा मेला, सब कहाँ है, चमोली जनपद में। उसके बाद देखिए बोरी मेला आता है। बोरी मेला कहाँ है, बोरी मेला है बाण गांव चमोली में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों बोरी मेला, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है प्रतिवर्ष लाटू देवता का कपाट खुलने पर, प्रतिवर्ष लाटू देवता का कपाट खुलने पर बोरी मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, बाण गांव चमोली में। उसके बाद देखिए गुराऊ मेला। गुराऊ मेला आपको पिछली वाली वीडियो जब आपको बद्रीनाथ पढ़ा रहा था तो वहां पर भी करवा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेले वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो जो गुराऊ मेला लगता है माणा में लगता है। माणा कहाँ है, चमोली में। और देखिए बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पहले लगता है, ये भोटिया लोगों का होता है। पौराणिक तमुंडिया मेला कहाँ लगता है, जोशीमठ में। बद्रीनाथ कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को लगता है। तो ये आप नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण दोनों मेले हैं। उसके बाद देखिए एक आता है बंड विकास मेला। ये कहाँ लगेगा, बंड विकास मेला लगेगा पीपल कोटी चमोली में। इस मेले की क्या खासियत है, लोक कलाओं के संरक्षण हेतु बंड विकास मेला पीपल कोटी चमोली में लगता है। उसके बाद देखिए काश्तकार मेला कहाँ लगेगा, चमोली में। हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय इसमें किया जाता है। फिर देखिए एक आता है कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला और उमाकर्ण महोत्सव। ये सब कहाँ है, ये सभी के सभी चमोली में ही लगते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला। कहाँ लगता है, चमोली में। लाता उत्सव कहाँ मनाया जाता है, चमोली में। कुलसारी मेला कहाँ मनाया जाता है, चमोली जनपद में। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सारे के सारे मेले रहेंगे। अब देखिए एक आता है गौचर मेला। गौचर मेला काफी बार दोस्तों यहाँ से बन भी चुका है प्रश्न, और यहाँ से काफी फैक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए गौचर मेला कहाँ लगता है, गौचर चमोली में। औद्योगिक एवं विकास मेला, इसको औद्योगिक एवं विकास मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट कर लेंगे, औद्योगिक एवं विकास मेले के नाम से उत्तराखंड के किस मेले को जाना जाता है, गौचर मेला। क्योंकि देखिए व्यापार से संबंधित है, यहाँ पर जो चीजें हैं उनको क्रय विक्रय भी किया जाता है। मेले में कृषि, बागवानी, रेशम, कीट पालन, हथकरघा उद्योग आदि का प्रदर्शन भी होता है। देखिए नोट करेंगे इन चीजों को, महत्वपूर्ण है। गौचर मेले में कृषि, बागवानी, रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग इन सब का प्रदर्शन होता है और व्यापार से संबंधित यह मेला रहेगा। शुरू किया था किसने, 1943 में किया था किसने, डिप्टी कमिश्नर बर्नरी के द्वारा ये शुरू किया गया था। काफी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है, गौचर मेले की डेट काफी बार पूछ ली गई है एग्जाम में। गौचर मेला कब आरंभ हुआ था, 1943 में। गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर बर्नरी के द्वारा ये शुरू किया गया था। फिर देखिए
प्रत्येक वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर इस मेले का आयोजन होता है। देखिए, जब जिस समय शुरू किया गया था ना 1943 में, उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाएगा। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद जो ये मेला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाने लगा। देखिए 14 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को इस मेले का आयोजन होता है और 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये मेला चलता है। तो 14 नवंबर की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि कब से कब तक चलता है तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। उसके बाद देखिए अगला आता है बसंत बुरांस मेला कहाँ लगेगा? चमोली में। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ लगेगा? चमोली में। रूपकुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? चमोली में। महामृत्युंजय मेला, असेडी सिमली नारायण बगड़ मेला कहाँ लगेगा? ये सारे के सारे कहाँ लगेंगे? चमोली में। फिर देखिए एक आता है बद्री केदार उत्सव। बद्री केदार उत्सव 3 जगह मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? हरिद्वार, अगस्त मुनि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में। तो इन इन 3 जगह पर बद्री केदार उत्सव मनाया जाता है। फिर देखिए मांडवी का मेला, कुरुड़ देवराड़ा मेला, बम्पा मेला, मैखंडी मेला, मरना में की जात मेला, हरेंदा बिखौती मेला, बमौलो की जात मेला, नागनाथ का मेला, नंद केसरी का मेला, जसौली का मेला, धरेंदा का मेला, बिखौत मेला, गौरजा देवी मेला और बैरतोक उत्सव। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमारे मेले हैं। यहाँ से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। कोशिश यही करना कि अधिक से अधिक चीज़ें हमको याद हो जाएं। तो ये सारे के सारे मेले कहाँ लगते हैं? चमोली जनपद में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है नौठा मेला। नौठा मेला कहाँ है? चमोली में। देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर ही मैंने नीचे दे रखा है। आप लोग कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए नौठा मेला कहाँ लगता है? चमोली में। अब हिमालय उत्सव के नाम से, हिमालय महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हिमालय महोत्सव के नाम से वर्तमान में किस मेले को जाना जाता है? तो नौठा मेले को। नौठा मेला इसका पुराना नाम था, इसको वर्तमान में हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसे लठमार मेला भी कहा जाता है और इसमें पाषाण युद्ध भी होता है और आदि बद्री धाम में यह मनाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पाषाण युद्ध किस किस मेले? देखिए एक पाषाण युद्ध हम लोग पढ़ते हैं देवीधुरा वाले में, देवीधुरा का जो मेला लगता है। एक पाषाण युद्ध हल्का फुल्का हमको नौठा मेले में भी देखने को मिलता है। इसे लठमार मेला भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लठमार मेला किसे कहते हैं? नौठा मेला को। आदि बद्री धाम में ये मनाया जाएगा। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि मेलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, या मैं कहूँ कि पर्वतीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौथिक। पहाड़ी जो बोली होती है उस बोली में मेलों को स्थानीय या स्थानीय भाषा कहूँ या पहाड़ी भाषा कहूँ तो उसमें जो मेलों को क्या कहा जाएगा? कौथिक कहा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चमोली जनपद का तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और उसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। रामायण महोत्सव हो जाएगा, नंदा राजा यात्रा हो जाएगी और कुछ अन्य टॉपिक और आएंगे हमारे, तो उसमें हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।